ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। नमस्ते भारत में ओडिशा के मलकानगिरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। नशे में एक युवती ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। पुलिस वालों के समझाने पर भी वो नहीं मानी और हंगामा करती रही। और इसी हालत में उसने सड़क से गुजर रही कुछ गाड़ियों को रुकवाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, वो युवती बीच सड़क पर खड़ी हो गई और एक ऑटो को रुकवाकर उसके ड्राइवर से बदतमीजी भी की। इसके बाद वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। वो अपना हाथ पॉकेट के अंदर रखा हुआ था। नशे की हालत में उस युवती ने पहले उस पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की। इसके बाद जबरदस्ती उसके पॉकेट से हाथ बाहर निकलवा दिए। कुछ घंटों तक वो युवती ऐसे ही उस सड़क पर ड्रामा करती रही। इस ड्रामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई। पहले पुलिस वाले ने उस युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझी तो फिर उसे हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि नेहरू जी सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल कभी भी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे बहन भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने पटेल की विरासत को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मेरे बहनों भाइयों सरदार पटेल की विरासत को छिपाने और मिटाने की भी उनके द्वारा कोशिश हो रही है। लेकिन उनकी कोशिश किसी भी सूरत में जब तक हम लोग हैं कामयाब नहीं होने देंगे। राजनाथ सिंह ने ये बातें सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित एकता मार्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। और अब बात करते हैं वाराणसी के, जहां के नमो घाट पर तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ, लेकिन यहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने सीएम योगी के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन इस युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए यहां से बाहर ले गई। अब पुलिस इस युवक से पूछताछ कर रही है। ये युवक उस मंच के पास तक पहुंच गया था जहां सीएम योगी बैठे हुए थे। कार्यक्रम में सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन फिर भी युवक सीधे सामने से मंच तक पहुंच गया। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते उसे रोक लिया और पकड़कर नीचे खींच लिया। इसके बाद उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि युवक अकेले आया था या उसके पीछे कोई और कारण था। हालांकि अब तक की जांच में मामला सिर्फ अपनी समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश का ही लग रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों की अखिलेश यादव ने तुरंत आर्थिक मदद की। इतना ही नहीं, उन्होंने डीएम से बात कर सरकारी मदद का भरोसा भी दिलवाया। रोडवेज की बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया था। इस बीच दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर घोसी जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां पहुंच गए थे। उन्होंने पीड़ित परिवार को मदद दिलाने के लिए तुरंत डीएम से बात की। क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद, और इस पे प्रस्ताव भेज देना, आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री को उससे जो मिल जाए। एसपी सुप्रीमो ने पीड़ित परिवार को मौके पर ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद की। एक रखे 5 भेज देंगे, एक अखिलेश भेज देंगे, हमारे विधायक आ जाएंगे। ठीक है, आप समझौते के साथ बता दो ये सब बात हो गई है और ये घर पे अपना अंतिम संस्कार करें और बच्चों को बुला लो। ठीक है। पीड़ित परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद और डीएम की तरफ से सरकारी मदद का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने जाम खत्म कर दिया। बच्चों को बुला लो। ठीक है। अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खादिमों को लाइसेंस जारी करने और
आस्तीन में कैमरे लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सरकारी आदेश के विरोध में सैकड़ों खादिमों ने दरगाह परिसर में प्रदर्शन किया और आदेश को परंपराओं और सेवाओं में हस्तक्षेप बताया। प्रदर्शन कर रहे खादिमों का कहना है कि तुगलकी फरमान को खादिम समाज किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। यदि प्रशासन ने निर्णय वापस नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और कोई भी अगर उसको अंडरटेकिंग लेनी है, कोई भी चीज हो, तो दरगाह कमेटी रेजोल्यूशन करती है, उस रेजोल्यूशन के बिहाफ पे कुछ किया जाता है। ऐसे थोड़ी होगा। खादिमों ने दरगाह के आस्ताने में कैमरे लगाने के प्रस्ताव पर भी गंभीर आपत्ति जताई और कहा कि आस्ताना शरीफ में कई धार्मिक रस्में संपन्न होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती। ऐसे में कैमरे लगाए जाने से खादिमों और जायरीन की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। यूपी के बलरामपुर में थाने की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। थाने की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर उस पर मजार की जमीन के रूप में दर्ज करा लिया गया था। 2013 से पहले 2.16 एकड़ जमीन थाने की थी, लेकिन उसके बाद सरकारी दस्तावेजों में मजार की जमीन के रूप में दिखाई देने लगी। उस पर मजार बना दी गई और प्रबंधक पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के भाई को बनाया गया। अवैध कब्जे को लेकर तत्कालीन थानाध्यक्ष ने 2013 में एसडीएम कोर्ट में केस दाखिल किया, जिस पर मार्च 2024 में कोर्ट ने दस्तावेजों को रद्द करते हुए जमीन को थाने की जमीन के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। दूसरे पक्ष ने आयुक्त की कोर्ट में अपील की, जो कि खारिज हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए थाने की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया। ओडिशा में कटक में हाथियों के झुंड ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों ही तरफ जाम लग गया। इस दौरान एक हाथी ने लोगों को डराने की कोशिश भी की। हाथियों के झुंड में करीब 19 हाथी थे, जिनकी वजह से कटक की एक सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। सड़क पर खड़े लोग हाथियों के निकलने का इंतजार करते रहे। वन विभाग की टीम भी इन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। जंगली हाथियों का झुंड फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। हाथियों का झुंड खाने की तलाश में जंगल से निकलकर खूटनी और अथागढ़ रेंज के इलाके में आ गया है। वन विभाग ने इन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तैनात किए हैं। कोशिश है हाथी वापस जंगलों में लौट जाएं। 80 साल की बुजुर्ग महिला और उसके परिवार की बेरहमी से पिटाई मामले में कोर्ट ने बिहार के अरवल की डीएसपी और 2 दारोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिसके बाद से ही डीएसपी और दारोगा फरार है। मामला 4 महीने पहले का है, जब डीएसपी पुलिस बल के साथ अरवल के इस घर में पहुंची। पैक्स चुनाव में हुए विवाद के बाद इस तरह से छापेमारी की कि मानो कोई पुलिस नहीं, आतंकी को पकड़ने गई हो। पुलिस वाले तेजी से घर में दाखिल हुए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला को एक पुलिस वाले ने खींचकर किनारे किया, तो वहीं पास में खड़ा दूसरा पुलिस वाला महिला को मारने लगा। टीम में महिला पुलिस थी, लेकिन पुरुष सिपाही ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। उसके बाद दरवाजे पर इतने लात मारी कि दरवाजा टूट गया। संज्ञान जो है, जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं, उसके अंतर्गत ली गई और इसमें जो है कृति कमल अनुमंडलीय पुलिस उपाधीक्षक अरवल, इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात इन्हें सम्मन का तामिला कराया गया। आरोप है कि इसके बाद घर वालों की बेरहमी से पिटाई की गई। इसी मामले में घोड़े पर सवार महिला डीएसपी को समन किया, लेकिन पुलिस वाले कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब डीएसपी और दोनों दारोगा फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। अरवल के डीएसपी कृति कमल फरार हैं। उन पर आरोप है 80 वर्षीय वृद्ध महिला की पिटाई का। न्यायालय ने उन पर नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया है। इस बाबत एसपी ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि एसडीपीओ अभी छुट्टी पे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां कांग्रेस ने अपने 15 जिला अध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। वो नोटिस आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नोटिस इसलिए दिया गया है क्योंकि ये 15 जिला अध्यक्ष कांग्रेस की बैठक में मौजूद नहीं थे। 1 दिसंबर को बिहार कांग्रेस की बैठक हुई थी। हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक से ये 15 जिला अध्यक्ष गायब थे और ये उस बैठक में मौजूद क्यों नहीं थे, इन्हें अब कारण बताना होगा पार्टी को, और इसीलिए ये नोटिस इन जिला अध्यक्षों को भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, महमूद मदनी ने जिहाद पर एक और बड़ा बयान दिया है। जिहाद को मुल्क के लिए जरूरी बताया है। महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद इस्लाम का एक पवित्र धार्मिक शब्द है
जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। जिहाद का विरोध करने वाले गद्दार आतंक फैला रहे हैं। जिहाद को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, ये कहना है मदनी का। और एक बार फिर ये बड़ा बयान दिया है, सुनाते हैं आपको। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद क्या होता है, कितनी तरह का होता है, किन हालात में होता है, कब किया जा सकता है, कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, देशवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात जबरदस्त बवाल हो गया। छात्रों और प्रोक्टेरियल बोर्ड के जवानों के बीच मारपीट हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और देखते ही देखते बीएचयू परिसर रण क्षेत्र बन गया। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। छात्रों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ छात्र पत्थरबाजी कर रहे हैं। युवकों ने मुंह को ढक रखा के हाथों में डंडे लिए हैं और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पत्थर से हमला कर रहे हैं। सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि किसी बाहरी वाहन से एक छात्र को धक्का लगा। कार्रवाई के लिए छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे। वहां पर तैनात गार्ड से पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट तक बात पहुंच गई। राजाराम छात्रावास के बाहर और किसी छात्र को पीटा गया, जिसके बाद वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उनकी जो कहासुनी है वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों के साथ हुई। उसके बाद उन्हें वहां से वापस भेजा गया और जब वो वापस जाते हैं तो बिरला छात्रावास से बड़ी संख्या में छात्र बाहर निकल कर आते हैं और जिसके बाद हॉस्टल से बड़ी संख्या में छात्र बाहर निकल आए और सुरक्षा कर्मियों पर टूट पड़े। हालात को बिगड़ते देख तुरंत पुलिस को बुलाया गया। कई थानों की फोर्स, आरएएफ और विश्वविद्यालय सुरक्षा दल को तैनात किया गया। पूरे बीएचयू को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल हालात काबू में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देर रात अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते यूनिवर्सिटी परिसर में पथराव शुरू हो गया, क्योंकि छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों में झड़प हो गई। हंगामे के बाद जमकर पथराव शुरू हो गया। छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर मारपीट का आरोप लगाया, तो वहीं बोर्ड के जवानों ने दावा किया कि छात्रों ने ही पथराव की शुरुआत की। पथराव का आरोप बिरला हॉस्टल के छात्रों पर लगा है। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने परिसर में रखे गमले भी तोड़ डाले, काशी तमिल संगमम के पोस्टर भी फाड़ डाले, जिसके बाद बीएचयू परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीएचयू में सुरक्षा कर्मियों से झड़प के बाद गुस्साए छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। सड़क के किनारे रखे गमले तहस नहस कर दिए। यहाँ पर ये पूरी तरह से आप देखिए कि इस समय ये स्थिति काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गमला टूटा हुआ नजर आ रहा है और अब से कुछ ही चंद मिनट पहले ही यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, दूर दूर तक पूरी तरह से सियापा पसरा हुआ है। छात्रों ने हॉस्टल रोड पर संगमम के लिए की गई सजावट को भी खराब कर दिया। काशी तमिल संगमम के पोस्टर और बैनर तक फाड़ दिए। जमकर बवाल हुआ। प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवान और छात्र आमने सामने हो गए। ये तस्वीर कुछ ऐसा ही हाल बयां कर रही है। आप देखिए कि ये पोस्टर फटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो गमला है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण रही है और उसको नियंत्रित करने के लिए निकटतम थानों की फोर्स पहुंची। संगमम से पहले कैंपस में भारी तनाव फैल गया। फिलहाल कैंपस में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तमिल संगमम से पहले हुए बवाल ने सुरक्षा कर्मियों की टेंशन को बढ़ा दिया के अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बवाल क्यों हुआ, क्या वजह इस बवाल के पीछे रही। बताया गया कि राजाराम हॉस्टल के पास छात्र गाड़ी से टकरा गया, जिसके बाद छात्र शिकायत लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास गए, लेकिन इस दौरान उनकी गार्ड से कहासुनी हुई और छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलते ही बिरला हॉस्टल के छात्र मौके पर इकट्ठा हो गए। आरोप है कि जिसके बाद छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया और उसके बाद ये पूरा हंगामा।
BHU कैंपस में कुछ विवाद हुआ था। यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे। अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विवाद की वजह क्या थी? अब ये अंदर का मामला था कुछ, डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या प्रकरण विवाद है। छात्रों और गार्डों के बीच का विवाद? हाँ, उन्हीं के बीच हुआ था। जब हम लोग पहुँचे हैं तो उग्र थे बच्चे, लेकिन शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं कैंपस में। अब ये सब जांच का विषय, आंतरिक जांच का विषय है सर। अभी तक कोई मुकदमा तहरीर पड़ी? नहीं, अभी तक कोई तहरीर, अभी ये सब कोई सूचना नहीं है। हम लोग आए हैं मौके पे, स्थिति नियंत्रण में, कोई इशू नहीं है। अक्सर चोरों को लगता है कि एटीएम में हमेशा पैसा भरा रहता है, इसलिए जब एटीएम को तोड़ नहीं पाते तो उसे ही उठा ले जाते हैं, और जब खोलते हैं तो हाथ खाली रह जाता है। कर्नाटक के बेलगावी में चोरों ने एटीएम मशीन से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन जब मशीन नहीं खुली तो एटीएम को ही कंधे पर उठा लिया और 200 मीटर तक पैदल चलने के बाद एटीएम मशीन को गाड़ी में लादकर फरार हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के लिए 3 चोर आए थे, 1, 2 और 3। सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए सबसे पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे के कनेक्शन को काटा। हालांकि तब तक डीवीआर में उनकी तस्वीर रिकॉर्ड हो चुकी थी और एटीएम मशीन ले जाते वक्त भी बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी करतूत कैद हो गई। बताया जा रहा है कि इस एटीएम मशीन में सिर्फ 1 लाख रुपए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इन तीनों चोरों की तलाश में है। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एसआईआर को लेकर हंगामा पहले दिन की तरह जारी रहा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक चर्चा नहीं होती तब तक कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। सुबह 10 बजते ही मकर द्वार पर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में राहुल खड़गे के साथ सोनिया और प्रियंका भी शामिल हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला वहां से निकलते हुए दिखाई दिए, तभी प्रियंका गांधी ने उन्हें रोका और कुछ बात की। 11 बजे जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके चलते कुछ ही देर में कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्यवाही दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई, लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री भड़क गए। हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। हंगामे के चलते कार्यवाही को एक बार फिर स्थगित करना पड़ा और जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष हंगामा और नारेबाजी करता दिखाई दिया, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो उम्मीद है कि आज से संसद का सत्र बिना हंगामे के चलेगा, क्योंकि अब ये बात तय हो गई है कि अगले मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने चर्चा के लिए विपक्ष से 3 मुद्दे मांगे थे, लेकिन विपक्ष ने साफ कहा कि उसका एक ही मुद्दा है और वो है चुनाव सुधार। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। विपक्ष की मांग है कि हर साल में बुधवार को लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद अगर सरकार किसी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है। सुलह की कोशिश को लेकर दोपहर 3 बजे लोकसभा की बीएसी की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने भरोसा दिया कि 1 हफ्ते के अंदर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा। सत्र पे भी वो बोले थे कि हाँ हम डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा। कब हम बोलेंगे बाद में जी। लेकिन वो किया नहीं। इस बार भी वही तरीका चला रहा है काल से कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं बोलेंगे। अब सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को संसद में पहले वंदे मातरम पर चर्चा होगी और फिर मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा की जाएगी। आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में बढ़ता प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी से भी बड़ा खतरा बन चुका है। शहर की हवा में घुला जहर धीरे धीरे लाखों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। राजधानी की पहचान इंडिया गेट हो या पूरे देश की उम्मीदों का अस्पताल एम्स, ढाला कुआं हो या आईटीओ चौराहा, जगह अनेक लेकिन हालत एक जैसी। हर कहीं जहरीली हवा का घेरा दिखाई देता है। अब एक दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, हाल वही दिल्ली जैसा। मुंबई की हवा में जहर कम नहीं है। दोनों शहरों में ग्रैब की पाबंदियां लागू,
जगह जगह पानी का छिड़काव हो रहा है। भारी गाड़ियों की शहर में एंट्री पर बंदिशें लगा दी गई हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि ये फौरी इंतजाम है। असल में प्रदूषण की जड़ कुछ और ही है, जिससे निपटने पर किसी का ध्यान नहीं। दक्षिण मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका जो कि मुंबई की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन खराब हवा की गुणवत्ता का असर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। इस वक्त मुंबई की हवा खराब से बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली की बदहाली के लिए नेता और सरकारें पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलती पराली को गुनहगार बता देते हैं, लेकिन मुंबई की हवा को कहां की पराली जहरीला बना रही है, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सियासत नई बात नहीं है। जो पार्टी सत्ता में होती है वो अक्सर विपक्ष को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता प्रदूषण के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे हैं उनमें पोल्यूशन है और हम लोगों ने इस बात को बीएसी में सर्वदलीय बैठक में हर जगह उठा दिया कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंसर्न ऑफ आवर्स। देश की राजधानी में जो सांस हम ले रहे हैं वो जहरीली सांस है और ये देश का प्राथमिक एजेंडा बनना चाहिए कि कैसे हम क्लीन एयर प्रोवाइड करें। राइट टू क्लीन एयर हमारा अधिकार है। सांस लेना दूभर हो गया है, सांस लेना मुश्किल हो गया है, जहर हवा के अंदर घुस गया है। औद्योगिक इकाइयां जिस प्रकार से प्रदूषण फैलाती हैं उनके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेकिंग के नाम के ऊपर क्या क्या करता है सबको पता है। यूपी के अमरोहा में एक लड़की ने परिवार से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन ये बात उसके भाई को इतनी नागवार गुजरी कि भाई ने ही बहन को कत्ल कर दिया। 32 साल की योगिता चाहती थी कि पिता की पुश्तैनी जमीन में से एक हिस्सा उसे भी मिले। आरोप है कि जिद से योगिता का भाई नाराज हो गया और धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। जांच में पता चला कि कुछ दिन पहले योगिता के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में पिछले कई दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और यही विवाद अब खूनी अंजाम तक पहुंच गया। इनका प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इनके भाई पे हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। घटना के बाद योगिता का भाई घर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और अब खबर राजस्थान से, जहां के डीग में एक बेटे ने मां को 7,000 रुपए दिए थे और जब वापस मांगने पर मां ने वो पैसे बेटे को नहीं दिए तो बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। रुखसाना को भी नहीं पता होगा कि जिस बेटे को उसने जन्म दिया वही उसकी मौत की वजह बन जाएगा। बेटा होटल में काम करता था और वहीं से उसने 7,000 रुपए कमाए थे। इन पैसों को उसने अपनी मां रुखसाना को रखने के लिए दिए और जब पैसे वापस मांगे तो रुखसाना ने पैसे वापस करने से मना कर दिया। आरोप है कि इसी के चलते गुस्साए बेटे ने रुखसाना के सिर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। लड़के ने अपनी मां से 5 से 7,000 रुपए अपने मांगे थे। उस बात को लेकर उसने मना कर दिया। उसकी मां ने मना करने पर उसने पास में रखे सबल उठाकर उसके सिर में मार दिया। अब रुखसाना के पति ने अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखवाया है। यूपी के महराजगंज में पिछले दिनों सिरकटी लाश मिली थी। इसको लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में ये बात सामने आई है कि अंबुज भारद्वाज की हत्या दगाबाज दोस्तों ने की थी। 6 महीने पहले अंबुज भारद्वाज आयुष नाम के युवक के संपर्क में आया, फिर दोस्ती हुई और 26 नवंबर को अंबुज उसी साथी के साथ कार से एक कार्यक्रम में शामिल होने गया, लेकिन फिर कभी लौटा नहीं। 28 नवंबर को पिता ने 20 साल के बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस दौरान महाराजगंज में सिरकटी लाश मिली। जब शव की शिनाख्त की गई तो पहचान अंबुज भारद्वाज उर्फ ऋषु के रूप में हुई। उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने मिलकर की थी और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 दिसंबर को पुलिस ने आयुष और मेराज नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि हत्या से पहले शराब पार्टी की गई और उसी दौरान अंबुज से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुल्हाड़ी से अंबुज की गर्दन काट दी और फिर सिर और धड़ को अलग अलग जगह फेंक दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को वारदात वाली जगह पर ले जाकर उनकी निशानदेही पर शव को बरामद किया। रुबैया सईद किडनैपिंग केस में सीबीआई की जमकर फजीहत हुई है, क्योंकि कोर्ट ने सीबीआई को बड़ा झटका देते हुए शफात अहमद टांगलू को रिहा कर दिया और सीबीआई की ओर से दाखिल कस्टडी अर्जी को खारिज कर दिया।
सीबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि शफात अहमद शांगलू का चार्जशीट में कहीं जिक्र नहीं है। कोर्ट ने फैसले में शांगलू को निर्दोष बताया। बस मेरी कर दिया। इंसाफ की जीत हुई है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। ये सच की जीत है। सर क्या कहेंगे? ये सच की जीत है। कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ। सीबीआई ने देश के पूर्व गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण के मामले में शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद का अपहरण हुआ था। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि शांगलू आतंकी संगठन JKLF से जुड़ा था और रुबैया सईद अपहरण केस में भी शामिल था। जांच एजेंसीज ने दावा किया कि शांगलू लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और यासीन मलिक का करीबी सहयोगी भी था। लेकिन चार्जशीट में शफात शांगलू का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए सीबीआई को शांगलू की कस्टडी नहीं मिली और उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद शांगलू ने कहा कि उसका ना तो आतंकी संगठन JKLF से कोई संबंध था और न ही यासीन मलिक से। ABP न्यूज आपको रखे आगे।